टैक्स जमा कर दे 9% ब्याज लगा के, अगर आपने कह जमा रहा नहीं था किया। कि और 30 31 अप्रैल मई को निकल गया है, 30 अप्रैल में भी अगर आपने टीडीएस फाइल नहीं किया है तो आपके पास विकल्प है कि आप जो है ब्याज चुका सकते हैं। हालांकि ब्याज पहले जितना चुकाना था उतना ब्याज शायद आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा कि टीडीएस जमा करने की तारीख भी बढ़ा दी गई है। तो इसलिए शरद कोहली साहब बहुत काम की बात बता रहे हैं। बाद में फिर टैक्स गुरु के पास सवाल आएगा कि हमसे ब्याज मांगा जा रहा है, ब्याज क्यों मांगा जा रहा है, तो पहले सफाई आपको टैक्स गुरु ने दे दिया है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ हैं, जयपुर से फोन लाइन पर हैं राजकुमार मीणा साहब। मीणा साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? सर नमस्कार सर, ठीक है सर। सर मेरा सवाल ये था कि सर मेरे जयपुर में सुरक्षित तो हैं आप? जयपुर में भी स्थिति बहुत खराब है। सर बहुत खराब है, और जहाँ पे मैं हमारी जो ब्रांच है वहाँ तो हॉट स्पॉट एरिया बना हुआ सर वो तो। बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित रखिए, बाकी लोगों को भी कहिए घर से बाहर ना निकले। बताइए क्या उलझन क्या है आपकी इनकम टैक्स से जुड़ी हुई? मेरा सवाल ये था कि मेरे ने सर इस फाइनेंशियल ईयर के लिए न्यू एंड ओल्ड टैक्स सिस्टम के लिए डिक्लेरेशन मांगी है। एंड जो मेरा इस फाइनेंशियल ईयर मेरी जो 9.5 लाख रहेगी। एंड सो जो मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा सर वो एटीसी में 1.5 लाख है, और एटीसीसीडी एडिशनल पेंशन में उसमें 50,000 है। तो सर मुझे ओल्ड सिस्टम में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर न्यू टैक्स सिस्टम चूज करना चाहिए? कौन से में मुझे ज्यादा बेनिफिट रहेगा? लक्ष्मण, ये देखिए समस्या बनी हुई है, यहां जाएं कि वहां जाएं, जब ना समझ आए यहां जाए वहां जाएं, तो बिना सोचे समझे टैक्स गुरु में चले आए। जी हाँ, आप बता रहे थे, मैंने कैलकुलेशन में लिख रहा था साथ साथ। मेरे हिसाब से राजकुमार जी आपका 13,520 रुपए बचता है। 13,520 रुपए बचता है, नोट करिएगा। अगर आप पुरानी रेजीम में ही रहते हैं तो अभी वहीं बसे रहिए जहां थे। 13,520 आपकी बचत होगी, तो नए का अभी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जिसमें हैं उसी बने रहिए, नए उलझन मत लीजिए। अगले कॉलर हमारे साथ हैं मुंबई से संजय कुमार जी। संजय जी पूछिए। मैं जो स्लैब आ रहा है मेरा 17 लाख के करीब आ रहा है इस बार सैलरी, तो क्या मुझे पुराने में ही रहना ठीक रहेगा या नया वाला? वैसे तो सैलरी की जो ब्रेकअप होती है वो भी कुछ बताती है। मान लीजिए एचआरए है कि नहीं है, पर 17 लाख का अगर मैं सीधा सीधा बात करूं तो मेरे हिसाब से आपको नए रेजीम में जाना बेहतर रहेगा। नए रेजीम में, क्योंकि उसका कारण हम आपको बता देते हैं। इसलिए है क्योंकि 15 लाख तक आपने देखा होगा जो नया स्लैब सिस्टम आया है उसमें 15 लाख तक कंसेशन है, मतलब 5, 10, 15, 20 आपने देखा होगा इस तरीके से सीढ़ी चढ़ते हैं स्लैब्स। उसकी वजह से जो ही हम 15 लाख को पार करते हैं, हम देखते हैं कि अगर हम बहुत सारी और डिडक्शन नहीं ले रहे तो नया रिजीम हमारे लिए संजय जी फायदेमंद हो जाता है। तो 17 लाख पे मैं, हालांकि बाकी डिटेल्स आप नहीं बता रहे, पर मुझे यकीन है, करीब करीब पक्का यकीन है कि आपका नए रिजीम में जाने से जरूर लाभ होगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा। हालांकि संजय जी और इससे पहले जो कॉलर थे राजकुमार मीणा जी, दोनों के लिए एक बात बता दूं कि आप नए रिजीम में चले भी जाते हैं या फिर पुराने रिजीम में रहते हैं, आपको बाद में लगा कि नहीं हमें दूसरा वाला रिजीम जिसको हमने छोड़ा है वो ज़्यादा फायदेमंद है, तो आप उसमें तब्दीली कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो नए से पुराने में, पुराने से फिर से वापस नए में जा सकते हैं। शर्त एक है कि आपके पास बिजनेस से कोई आमदनी नहीं होनी चाहिए। कोहली साहब मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल, रिटर्न फाइल करते टाइम आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, पर पूरे साल जब टीडीएस कट रहा है तो एक बार जो बता दिया वही चलेगा। बिजनेस वाले बदल नहीं सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। एक अगला हमारे पास सवाल आया है ट्विटर के जरिए, माथुर साहब का सवाल है। इनका कहना है, हालांकि इनका जो कहना है वो कई लोग इस वक्त झेल भी रहे हैं, वो ये है कि एम्प्लॉयर ने इनकी सैलरी कुछ महीने काटना शुरू कर दिया है। मार्च में काट लिया होगा, शायद अप्रैल की सैलरी कट कर आई होगी। अब ये जानना चाहते हैं कि जो हर महीने हमसे टैक्स काटा जा रहा है, वो जो कटी हुई सैलरी हर महीने आ रही है उसके हिसाब से टैक्स काटा जाएगा, या फिर जो सीटीसी हमारी पहली सैलरी निर्धारित थी उसके हिसाब से टैक्स काटा जाएगा? जो एडजस्टमेंट किया जाता है, जो साल का टैक्स निकाला जाता है, वो टैक्स आपकी एक्चुअल सैलरी पे निकाला जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, जो आपकी कट के सैलरी आ रही है पे कट के बाद, अपने आप जो टोटल टैक्स होता है साल का वो उससे एडजस्ट हो जाएगा, और उसी को प्रो राटा हम बोलते हैं कि हर महीने वो डिवाइड कर दिया जाता है 12 से, उतना ही कटेगा। आप चिंता मत करिए, पे कट हुआ है तो टैक्स कट भी होगा। ये नहीं होगा कि पे कट हो गया और टैक्स उतना ही जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। निश्चिंत रहिए, आपका अपने आप वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। अगले कॉलर हमारे साथ हैं फरीदाबाद से कैलाश मंगला जी। कैलाश जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ नमस्कार जी लक्ष्मण जी, कोहली जी को भी नमस्कार। नमस्कार कैलाश जी।
मेरा सवाल है जी, मैंने कुछ शेयर्स 2002 में खरीदे थे। 2017 अच्छा। में 2017 में सेबी के द्वारा कंपलसरी उन कंपनियों के शेयर्स डीलिस्टेड कर दिए गए हैं। तो ओहो, अच्छा। उन शेयरों को मैं अब ना ही किसी एनएससी या बीएससी किसी एक्सचेंज में बेच सकता हूं। उनसे जो मेरे को लॉस हुआ है, क्या मैं इस साल के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकता हूं? जी हाँ कैलाश जी, पहले तो हमें बहुत अफसोस है कि आपका नुकसान हुआ, डीलिस्ट हुए, किस कारण से हो सकता है कंपनी बंद हो गई। कुछ कंपनीज शेयर्स को बाद में बाई बैक भी कर लेती हैं, कुछ एक कंपनीज करती हैं, कुछ एक शेयर होल्डर्स के लिए, पर मैं मान रहा हूं कि आपका वो भी नहीं हुआ है। जी हाँ, आपको अगर ये आप सिद्ध कर पाएंगे, मतलब सेबी का जो डीलिस्टिंग की नोटिफिकेशन है, अगर आपके पास उसकी कॉपी है तो आप इसको बाकायदा लॉस क्लेम कर सकते हैं। मैं दोबारा कह देता हूं कैलाश जी, इसको प्रूव एक बार आपको शायद करना पड़ सकता है कि अब आपको ये यहां से कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आपने जो कंपनी से वार्तालाप किया है, जो आपने कंपनी से डायलॉग किया, उसका प्रूफ, एक सेबी की डीलिस्टिंग का प्रूफ, दोनों अपने पास संभाल के रखें। कल को पूछा जाता है तो आप बता दीजिएगा कि साहब मेरा पूरा नुकसान हो गया। फिर से एक बार बहुत अफसोस है हमें आपके नुकसान का। कोहली साहब, इसमें 2 सवाल मेरे